कल मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के बारे में बताया था। जीरो ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला है देखो, जीरो के लिए याद रखना है आपने k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, और टी हाफ वाले के लिए क्या याद रखना है आपने, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k, अगर ये जीरो ऑर्डर है तो। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो उसके लिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन। और दूसरी चीज है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो हाफ लाइफ होता है जीरो ऑर्डर में वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में ये डिपेंड नहीं करता क्योंकि ये फॉर्मूले में ही नहीं है। तो ध्यान रखना, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इनिशियल आप कितना भी ले लो लेकिन उसका हाफ लाइफ फिक्स होगा। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑर्डर इन गैसियस फेज, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन गैस फेज या वेपर फेज भी कह सकते हैं। यानी कि अब हमारे पास जो भी चीज होगी वो गैस के फॉर्म में होगी। जैसे ए है, ये गैस है और ये टूटेगा और क्या बना देगा, बी और सी बना देगा। ठीक है, और ये मैंने कह दिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो गैस फेज में इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो गैस में मैंने कहा आपको कंसंट्रेशन की जगह पे हम लेते हैं प्रेशर। तो लेट द इनिशियल प्रेशर बी पी आई। सपोज करो जो इनिशियल प्रेशर है वो पी आई है, तो स्टार्टिंग में जीरो होगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब आफ्टर टाइम टी, ये तो है एट स्टार्ट, फिर है आफ्टर टी टाइम। तो टी टाइम में जो प्रेशर होगा उसको हम कहते हैं पीटी। तो पीटी के केस में क्या हो जाएगा, पी आई माइनस एक्स। सपोज करो जो प्रेशर है वो कम हो गया यहाँ पे और ये किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में, क्योंकि अब तो प्रोडक्ट बनेगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो टोटल प्रेशर कितना होगा अब आफ्टर टाइम टी, उसे कहते हैं पीटी। तो कितना होगा, पी आई माइनस एक्स, ये लिया हमने फर्स्ट वाला, फिर ये और ये इसको ऐड कर दो तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी आई प्लस एक्स। तो यहां से हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, x होगा पी टी माइनस पी आई। तो यहां तक समझ में आया आपको कि हमने x निकाला यानी कितना ये कन्वर्ट हुआ है उसकी वैल्यू निकाल दी। टोटल प्रेशर पीटी का मतलब हो गया प्रेशर, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी। टी टाइम के बाद कितना प्रेशर होगा टोटल, तो वो हो गया पीटी। ठीक है, तो टोटल प्रेशर ये हो गया आपके पास, और x हो गया कि कितना प्रेशर चेंज हो रहा है किससे, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो पहले यहां तक समझ में आया सबको, रिप्लाई करो यस नो। सर एक बार प्लीज दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे, देखो मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ पहले उसको मैं थीम बता देता हूँ कि जो फर्स्ट ऑर्डर है आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन गैस फेज, यानी कि जब भी गैस फेज में कोई भी क्वेश्चन आता है तो जहां पे कंसंट्रेशन लिखा है आपने वहां पे चेंज कर देना प्रेशर के लिए, फिक्स है ये। जहां पे कंसंट्रेशन होगा वहां पे प्रेशर हो जाएगा। तो पहले हम कंसंट्रेशन ले रहे थे, लेकिन जैसे मैंने कहा यहाँ पे गैस फेज है तो हम उसे किस टर्म्स में लेंगे, प्रेशर के टर्म्स में। तो सपोज मैंने एक रिएक्शन लिखी, ए गिव्स बी एंड सी।
अब मैंने कहा कि शुरू में कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा ए का, तो जो ए का प्रेशर है सपोज करो वो पी आई है, दिस इज इनिशियल प्रेशर। पी आई का मतलब क्या हो गया, आई मीन्स इनिशियल, तो ये इनिशियल प्रेशर हो गया। इनिशियल प्रेशर है जो वो है आपका पी आई, ठीक है। तो शुरू में तो ये बनेंगे नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा, जैसे आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था, सेम वही कॉन्सेप्ट है। फिर हमने कहा ये तो स्टार्ट में था, एट स्टार्ट, आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा। तो सपोज हम कह रहे हैं कि इसका एक्स चेंज हो गया, किसमें, बी और सी में। तो ये रेशियो कितना देखो, 1:1:1, यानी यहाँ से x निकला तो ये x बनेगा, ये भी x बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो गए। तो टोटल प्रेशर कितना हुआ देखो, इसमें कितना बचा और यहाँ कितना चला गया, वही तो है टोटल प्रेशर। तो उसे हम कहते हैं पीटी। तो पीटी का मतलब हो गया टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी। टी टाइम के बाद टोटल प्रेशर कितना होगा, तो पहले तो इतना था टोटल प्रेशर, अब टी टाइम के बाद इसमें से कुछ अमाउंट यहाँ बच गया, तो वो भी काउंट करेंगे हम, और ये भी प्रोडक्ट बने हुए हैं तो इसको भी काउंट करेंगे हम लोग। तो हमने क्या कहा, पी आई माइनस एक्स, जो यहाँ बचा था उसे ये लिख दिया, फिर प्लस एक्स प्लस एक्स, ये दोनों अमाउंट है जो ये भी ऐड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो टोटल प्रेशर है आफ्टर टाइम टी वो कितना हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा आपका पी आई प्लस एक्स। तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा पी टी। अब ये देखो यहाँ ये प्लस में है, दूसरी साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा पी टी माइनस पी आई। ये है इसको निकालने का तरीका x का। यहां तक समझ में आया। यस सर। अब देखो इसको हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। देखो फर्स्ट लॉ क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग। अब यहाँ पे क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन था ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, और यहाँ पे क्या था, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा रिमेनिंग प्रेशर। बस यहाँ पे चेंज होना है और कोई चेंज नहीं होगा। अब 2.303 अपॉन टी लॉग, इनिशियल प्रेशर हमने कहा था पी आई, और रिमेनिंग कितना आया, पी आई माइनस एक्स, बचा कितना, जैसे हमने उसमें लिखा था ए माइनस एक्स, पहले हमने लिखा था ए और फिर ए से बच के क्या हुआ, ए माइनस एक्स हुआ। तो ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, पहले पी आई था फिर पी आई से एक्स चेंज हो गया तो पी आई माइनस एक्स हो गया। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन बुक में एक्स की वैल्यू गिवन नहीं होती है, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या था, पी टी माइनस पी आई। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई, यानी कि इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ रख दिया। देखो x की वैल्यू जो ये है, x की वैल्यू, इसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस का प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा देखो 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन, अब देखो पी आई और पी आई, दो पी आई हो गए तो 2 पी आई माइनस पी टी, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आएगा पी टी। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। इसको भी यूज कर सकते हो अगर x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू नहीं दी है और टोटल प्रेशर दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये आपका एक और फॉर्मूला है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसमें डाउट, बताओ, यस नो, ये फिर से बताओ।
नो डाउट। ओके, तो आगे हम चलते हैं इसके। एक ये फॉर्मूला याद रखना आपने, इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर है आपके पास। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है देखो, तो यहां लिख देंगे हम प्रॉपर्टीज, किसके बेस पे हम डिफरेंस कर रहे हैं। पहला है डेफिनेशन। कभी भी ध्यान रखना, अगर किसी भी चीज को आपने डिफरेंशिएट करना है तो फर्स्ट पॉइंट है उसकी डेफिनेशन लिख दो। इसका क्या बताया था आपको, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ। इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ से। और ये क्या था, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, विच मस्ट कोलाइड इन स्लोवेस्ट या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो पहली जो डिफरेंस है वो डिफाइन हो गई। दूसरा देखो ये कॉन्सेप्ट कैसा है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। एक्सपेरिमेंटल के बेस पे पता चलता है कि कितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ये ऐसी है जैसे टीचर पढ़ा रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या हुआ, जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी ये क्या है, थ्योरेटिकल मींस कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटेड के बेस पे हम बता देंगे एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2NH3 गिव्स N2 + 3H2, तो आपको दिखने से लग गया कि दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप इसका बता नहीं सकते, क्यों कि वो एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंट के बेस पे पता चला कि NH3 रेट ऑफ रिएक्शन पे डिटरमाइन ही नहीं कर रहा है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये ऐसी है, अभी मैंने बताया ना आपको कि क्लास में टीचर ने पढ़ाया तो कईयों को आया कईयों को नहीं आया, ठीक है। तो नहीं आया तो क्या है, एक्सपेरिमेंट के टेस्ट के बेस पे पता चल जाएगा कि कितना आया कितना नहीं आया, तो ये एक्सपेरिमेंटल है। और थ्योरेटिकल के बेस पे तो सबको लगेगा कि जितने हैं उन सबको आ गया, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये कैलकुलेटेड कॉन्सेप्ट है और ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, इसको हम अपनी तरफ से नहीं बता सकते, जबकि ये दिख के आपको पता चल जाएगा। तो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया सबको। थर्ड पॉइंट है इसमें, इसकी जो वैल्यूज होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की या मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू फिक्स होती है होल नंबर में, और ये भी कितनी होगी, 1 2 3 बस। आपको बोला था मैक्सिमम 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है किसी भी हालत में, इम्पॉसिबल है। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये होल नंबर में भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, फ्रैक्शन में भी होता है, तो ये सब हो सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0 भी नहीं हो सकते हैं, नहीं तो रिएक्शन कहाँ से होगी। और 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है इसमें कि 3 मॉलिक्यूल एक साथ एक टाइम पे टकराना पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर चांस है। क्योंकि जब आपस में टकराएंगे, और मॉलिक्यूलरिटी में 3 का मतलब हुआ कि 3 मॉलिक्यूल जब एक साथ आपस में टकराएंगे तब ये रिएक्शन होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इसीलिए जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो 3 होना क्या है, कम होता है, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल एक टाइम पे एक साथ टकराना ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। चौथी चीज है इसमें कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो डिटरमाइन करते हैं, ये ओवरऑल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ओवरऑल रिएक्शन पे। जब हम ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे उसके बेस पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं। जबकि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब जो रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में होती है, तो वहां पे जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है
या उसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उस पे डिपेंड करती है। तो ये इसके डिफरेंस हो गए 4। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, 4 इसके डिफरेंस हैं। पहला डेफिनेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सेकंड है कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल है, यानी जब तक हमें पता नहीं है तब तक हम किसी रिएक्शन के बारे में कह नहीं सकते, जबकि ये थ्योरेटिकल है, दिख के पता चल जाता है कि कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं। इसके बाद वैल्यूज है, ये होल नंबर में होता है, नेगेटिव हो सकता है, प्लस हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, जो हमने किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। लेकिन मॉलिक्युलरिटी हर हमेशा होल नंबर में ही होगी, वो भी 1 2 3, यूनी, बाई एंड ट्राई मॉलिक्यूलर। डिटर्मिनेशन अगर हम करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, तो हमने कोई स्टेप नहीं देखा इसमें, हम ओवरऑल रिएक्शन के बेस पे कर देते हैं। जबकि मॉलिक्युलरिटी में क्या होता है, 2 तरीके की रिएक्शन होती है। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन जो 1 स्टेप की होती है, उसमें मॉलिक्युलरिटी देख के ही पता चल जाता है। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसमें स्लोवेस्ट स्टेप पे या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे डिपेंड करती है। तो ये इसके डिफरेंस हो गए। किसी को कोई डाउट है इसमें चारों पॉइंट में? बताओ, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन चारों में से? नो सर। आगे बढ़ जाए। अब ये छोटे छोटे से पॉइंट रह गए हैं। एक रिएक्शन मैकेनिज्म इसका लास्ट जो मेन है, और कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी हम बार बार बताते जाते हैं, लेकिन वो सबसे लास्ट में आती है, बुक में सबसे लास्ट में दी है। और कोलिजन थ्योरी का मतलब यही होता है कि जब मॉलिक्यूल, इसका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वही बता दिया, और सबसे लास्ट टॉपिक है आपका कोलिजन थ्योरी का। तो कोलिजन थ्योरी भी यही कहती है कि जब कोई मॉलिक्यूल आपस में टकराएगा तभी रिएक्शन हो जाएगी, अदरवाइज वो रिएक्शन हो नहीं सकती है। तो इसीलिए उस थ्योरी का नाम ही है कोलिजन थ्योरी, जो सबसे लास्ट में आएगा आपके पास, ठीक है। इसमें एक चीज और आती है कि मॉलिक्यूलरिटी या जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ये 3 बहुत कम होता है। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत रेयर होता है। तो वो मैंने अभी आपको बताया कि 3 मॉलिक्यूल जो आपस में टकराएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि तीनों एक टाइम पे एक साथ टकराना, जब ये तीनों आपस में टकराएंगे तभी रिएक्शन होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम होती है। इसीलिए 3 जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है या मॉलिक्युलरिटी होती है, ये बहुत रेयर होती है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आता है आपके पास। तो इसके बाद में आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराता हूँ। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है इसमें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो नाम से पता चल रहा है आपका, स्यूडो मींस फॉल्स। जैसे आपने मिराज वगैरह देखा, ऐसी ही है कि दिखने में हमें कुछ और होता है और होता कुछ और है, उसे हम कहते हैं स्यूडो, ठीक है। तो यहाँ पे एक कुछ टाइप की रिएक्शन ऐसी होती है जिसकी मॉलिक्युलरिटी 2 होती है। मॉलिक्युलरिटी 2 होती है, यानी कि दिखने में मुझे कैसा लग रहा है, वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दिखने में लगता है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल में ये तो हमें लगता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है, वो एक्चुअल में होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसे हम कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि विच मॉलिक्युलरिटी इज 2 बट एक्चुअली इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिखने में 2 लग रहा है। अब उसके लिए कंडीशन क्या है, क्या क्या चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है? पहला, या तो एक कंपाउंड उसमें से एक्सिस हो, बहुत ज्यादा हो, तो उसे हम काउंट नहीं करते, यानी वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं करेगा। एक कंपाउंड उसमें से एक्सिस में होगा, या फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो अगर कांस्टेंट होगी तो भी वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर पाएगा, अगर वो एक्सेस में होगा तो भी वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे। तो पहले ये दोनों समझ में आ गया, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आगे बताता हूँ आपको। लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया पहले, द रिएक्शन इन विच द मॉलिक्युलरिटी इज 2, मतलब इट्स ऑर्डर रिएक्शन विल बी सेकंड बट एक्चुअली इट इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं स्यूडो यानी फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
और इसकी जो कंडीशन है वो क्या होगी कि जो एक मॉलिक्यूल होगा जिसको हम काउंट नहीं करेंगे वो या तो एक्सेस में होना चाहिए यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। बताओ ये आया समझ में यहाँ तक? एग्जाम्पल यही बता देता हूँ आपको। देखो एस्टर है आपके पास CH3COO C2H5 एस्टर है, आपने इसे पानी में मिला दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यानी एसिड कैटेलाइज्ड की प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है आपके पास एसिड। ये वाटर टूटेगा किसमें? H+ में, OH- में, तो ये बीच से टूट जाता है। देखो यहाँ पे ये रिएक्शन है ऐसे टूटता है H+ क्योंकि O- चार्ज है तो उसके पास प्लस आएगा, यहाँ प्लस चार्ज है तो इसमें माइनस आएगा, तो ये बन जाता है अल्कोहल C2H5OH। तो दिखने में मुझे क्या लग रहा है कि एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई, तो सेकंड ऑर्डर है। जनरली दिखने में लग रहा है कि दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सेकंड ऑर्डर है या मॉलिक्यूलरिटी 2 है। लेकिन जो वाटर होता है ये क्या होता है? एक्सेस में होता है, क्योंकि पानी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा या कांस्टेंट होती है इसकी वैल्यू, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि आपने पूरा बहुत बड़ा टैंक ले लिया ये पानी का। अब पानी का बड़ा टैंक है, उसमें आपने थोड़ा सा क्या मिला दिया? एस्टर मिला दिया, तो रिएक्शन कौन करेगा? एस्टर करेगा। ये तो कर ही नहीं सकता क्योंकि इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, एक्सेस है। ठीक है, तो इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल किस पे डिपेंड करेगी? एक मॉलिक्यूल पे, वाटर पे डिपेंड नहीं करेगी। उस तरीके के रिएक्शन को हम कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताना आप? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं आपको। जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ RCl या CH3Cl, यह मिथाइल क्लोराइड है प्लस वाटर गिव्स। अब इसको फिर तोड़ोगे आप लोग तो दो पार्ट में टूट जाएगा। एक Cl- होता है तो उसके पास कौन जाएगा? प्लस, और ये प्लस का होगा तो इसके पास कौन जाएगा? माइनस, क्योंकि वाटर किस में टूटेगा? H+ एंड OH- में। तो प्लस वाला किसके पास जाएगा? माइनस के पास। माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस के पास। ठीक है, तो ये बन जाता है CH3OH और HCl। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं प्रोडक्ट से, हमने देखा कि कितने मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2 हो गई, क्योंकि दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? दिख कितना रहा है? 2, क्योंकि दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना हो गया? 2। दिखने से लग रहा है हमें, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 नहीं होता। क्यों? क्योंकि वाटर इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में, वाटर एक्सेस में होता है, तो इसकी वजह से केवल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कौन डिटरमाइन करता है? CH3Cl, क्योंकि वाटर तो पूरा वाटर ही है और आपने पूरे टैंक में पानी ही पानी रखा हुआ है, केवल उसमें थोड़ा सा ये डाल दिया, तो यही तो रेट ऑफ रिएक्शन करेगा, ये तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पूरे अमाउंट में है ही। तो जो मेन रिएक्शन होगी तो इसमें हम क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3Cl और H2O। लेकिन अभी हमने कहा कि ये एक्सेस में होता है, तो एक्सेस में होने से ये रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो होगा वो आएगा KCH3Cl की पावर 1, ये हट जाएगा। क्यों? कि ये एक्सेस में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, कांस्टेंट है, तो इस ये रेट ऑफ रिएक्शन को पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे हवा है, हवा तो एटमॉस्फेयर में सब जगह ही है, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं करेगा, उसमें आप कुछ चीज़ मिलाओगे वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। तो इसीलिए अब दिखने से मुझे क्या लग रहा है कि एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, यानी कि दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। मॉलिक्यूलरिटी मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, तो एक इसका मॉलिक्यूल और एक इसका मॉलिक्यूल टकरा रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिखने में भी 2 लग रहा है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा के क्या कर रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या देखा गया कि जो ज़्यादा अमाउंट में होता है
वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसकी अमाउंट ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पूरी जगह पे वाटर ही वाटर है और आपने थोड़ा सा ये डाला, तो जो ये अमाउंट है आपका सब्सटेंस की, वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। यानी आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, डबल करोगे तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल करोगे तो ट्रिपल हो जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है। तो इसीलिए इसको उन्होंने क्या किया, हटा दिया। इसको देखा कि तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इसको उन्होंने इससे हटा दिया और एक्चुअल में जो रेट लॉ है वो ये बन के आया। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम कहते हैं स्यूडो। स्यूडो मतलब फॉल्स, दिखने में हमें कुछ और लग रहा था, अब देखने में आप किसी को भी बोलोगे तो बोलेगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसके दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा गया कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब स्यूडो मीन्स फॉल्स, दिखने में तो अलग लग रहा है और आंसर कुछ और है, तो उसे कहेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बताओ क्लियर हुआ स्यूडो वाला, कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, दिखने में लगता है वो सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और ये रेट ऑफ रिएक्शन को तो डिटरमाइन ही नहीं कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन को केवल कौन कर रहा है, जो कम अमाउंट में डाला आपने, जो सब्सटेंस यूज किया हुआ। तो एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन को केवल यही सब्सटेंस क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, वाटर नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इसे कहा गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? मॉलिक्यूलरिटी एक हो सकती है, उस समय क्या होता है, अगर एक होगी तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा आपको कि कोई कंपाउंड ले लिया, जैसे मैंने ले लिया चलो NH4NO3 या कुछ ले लिया से, और ये मैंने कहा ऐसे टूट गया, चलो ए बी ले लिया मैंने, ए बी, और ये टूट गया आपके पास ए और बी में। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जा रही है, जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जा रही है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या होगी, 1 हो जाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे, जैसे CaCO3 एक मॉलिक्यूल है, ये डिकम्पोज हुआ CaO प्लस CO2, तो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहा है, तो इसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये तो प्योर है, क्योंकि इसमें तो कोई धांधली है नहीं, कुछ फॉल्स नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको क्या किया, पानी में डाला या फिर, तो अब क्या हुआ कि दिखने में मुझे लग रहा है कि दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि इसकी अमाउंट ही बहुत ज्यादा है। अब दिखने में लग रहा था दो मॉलिक्यूल है, लेकिन इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो देखा गया 1, तो इसीलिए इसे कहा गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो एक मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेगा। डन? कोई क्वेश्चन किसी को इसमें, कोई डाउट? मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन कराऊंगा इसका मंडे या ट्यूसडे से। अगर आप कल का देखते हैं, कल क्लास होती है तो कल फिनिश हो जाएगा, ये थोड़ा सा बचा हुआ है आपके पास, और उसके बाद फिर एक बार मैं आपको शुरू से लास्ट तक का 1 आवर्स में पूरा रिवीजन करवा दूंगा, ताकि आपको पूरा शुरू से एक बार थ्रू आउट नॉलेज हो जाए। अब मैं आर्हेनियस इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है। देखो न्यूमेरिकल में आपके पास क्या था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अभी गैस फेज वाला था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, और एक आर्हेनियस इक्वेशन, बस। इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा, और एक अभी लॉ ऑफ मास एक्शन का जो मैंने कल कराया था आपको क्वेश्चन। तो ये छोटा सा चैप्टर है जिसमें बहुत ज्यादा नहीं है, और इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। तो देखो 1 2 3 4 5, अगर 5 चीज को आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको जो न्यूमेरिकल पोर्शन है 3 to 5 मार्क्स का इस चैप्टर का, वो आपको फिक्स हो जाएगा। और कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप उठा के देख लो तो आप कर दोगे। अगर ये चैप्टर अभी फिनिश करो आप, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे तो आप कर दोगे उससे सारे क्वेश्चन को। तो
अब देखो आर्हेनियस इक्वेशन, ये लास्ट है जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इसमें आपके पास, ये न्यूमेरिकल पोर्शन है इसमें, यानी इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है आपके पास। तो आर्हेनियस जो साइंटिस्ट था, इसमें एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो, कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है, राइट द इक्वेशन विच कोरिलेट रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। देखो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन स्टेब्लिश करती है वो कौन सा फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि, तो ये आर्हेनियस इक्वेशन है, मैं आपको डायरेक्ट लिखा रहा हूं, K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखो K तो आपको पता है रेट कांस्टेंट हो गया, T आपको पता है टेम्परेचर हो गया, R है आपके पास गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। देखो कितनी बार आ चुका है ये, 8.314 जूल में आएगा। तो ई ए है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और ए है यहाँ पे आर्हेनियस कांस्टेंट। ठीक है, तो जो कांस्टेंट जो साइंटिस्ट देता है जनरली, उसी के नाम से हम कांस्टेंट रख देते हैं। ठीक है, तो और ई, ये कौन सा ई है, ये बेस वाला ई है, जैसे लॉग ई का ये वाला ई है ये। तो एक बार ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, इक्वेशन है जिसके थ्रू रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर, जैसे हमने डायरेक्ट लिखाया था कि रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, लेकिन हमारे पास तब तक कोई फॉर्मूला था नहीं। तो जो आर्हेनियस था उसने पहली बार ये फॉर्मूला दिया जो इन दोनों के बीच में कोरिलेशन एस्टेब्लिश करता है कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वो किस फॉर्मूले से पता चलता है, आर्हेनियस इक्वेशन से। ये समझ में आया आपको आर्हेनियस इक्वेशन? ये डायरेक्ट याद करना है क्योंकि इसमें डायरेक्ट ही आंसर क्वेश्चन आता है, तो इसको डिराइव करने की ज्यादा जरूरत नहीं। इसमें 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बस। पहला फॉर्मूला याद रखना है, ये जो रेयर पूछा जाता है, इसमें सिर्फ क्या आएगा आपको, स्टेब्लिश रिलेशनशिप स्टेब्लिश वाला। ई ए होता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को मैं आपको समझा देता हूँ, एक होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक होती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी होती है, जैसे कोई मॉलिक्यूल है और उसके पास एनर्जी है 20 जूल की एनर्जी, लेकिन अगर मैंने कहा कि एक रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन में 60 जूल एनर्जी चाहिए इस रिएक्शन को होने के लिए, और इस मॉलिक्यूल के पास 20 ही जूल एनर्जी, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। जैसे मैंने कहा आपको कुछ काम करना है और आपके पास एनर्जी है 20 जूल, लेकिन उस वर्क को करने के लिए 60 जूल एनर्जी चाहिए, तो अब आपके पास कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी होनी चाहिए, 40 जूल और एनर्जी होनी चाहिए, जिससे आप इस काम को कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एनर्जी बूस्टर वगैरह होता है, उससे खाओगे पियोगे, उसके बाद आपको एनर्जी आएगी, फिर आप ये वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, द एक्सेस एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी मॉलिक्यूल के पास वो एक्स्ट्रा एनर्जी होनी चाहिए जिससे वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता हो, जिससे कोलाइड करके क्या करता हो, प्रोडक्ट बना सकता हो। तो उस एनर्जी को, उस एक्सेस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और टोटल एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। 2 एनर्जी इसमें, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर टोटल 60 जूल चाहिए तो 60 जूल को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। और हमें और कितना चाहिए, हमारे पास 20 जूल था तो 40 जूल एनर्जी और चाहिए, तो 40 जूल एनर्जी हो गई हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, और टोटल एनर्जी हो गई हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। इसको मैं डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा, जो लास्ट स्टेप होगा हमारा, उसमें इसके डायग्राम भी आएंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो एक स्टेप का और बचा हुआ है, चैप्टर बस फिनिश हो जाएगा, फिर मैं आपको थ्रू आउट पूरा चैप्टर रिवाइज कराता हूँ और क्वेश्चन आंसर कराता हूँ। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, एक्टिवेशन एनर्जी का और थ्रेशोल्ड एनर्जी का? कोई डाउट इसमें? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखो
एक्टिवेशन क्या होता है कि ये जब थ्योरी होती है, एक्चुअल में सबसे मिसिंग पॉइंट क्या था कि कोलिजन थ्योरी को सबसे लास्ट में दिया जाना था सबसे पहले, क्योंकि इसी के बेस पे सब कुछ जो पूरी केमिकल काइनेटिक्स है वो इसी पे बेस्ड है, बस कोलिजन थ्योरी पे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल आपस में टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो इसके पास क्या होनी चाहिए, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा आपको कि आपको 12th में पास होना है तो आपको 40% मार्क्स चाहिए सब में, तभी आप पास हो सकते हो। तो ये आपकी कौन सी एनर्जी हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी अगर इससे कम आए तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही ये मॉलिक्यूल आपस में तभी टकराएंगे जब इनके पास ये मिनिमम एनर्जी होगी, अदरवाइज ये प्रोडक्ट नहीं बना सकते। ऐसे तो हजारों मॉलिक्यूल टकराते रहेंगे तो हजारों प्रोडक्ट थोड़ी बन जाएंगे। प्रोडक्ट तब बनेगा जब उसके पास ये मिनिमम एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, जैसे ये 40% आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई या थ्रेशोल्ड मार्क्स हो गया, इतना होगा तभी आप आगे क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाते। लेकिन हुआ क्या कि अगर सपोज करो पहले आपने प्री टेस्ट में आपके आ गए 30% मार्क्स, तो अब आपको और कितना चाहिए, आपको 10% और मार्क्स चाहिए। तो इस 10% को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसमें जैसे एक्स्ट्रा टेस्ट लेते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चा पास हो जाता है। इसमें एक में कम आए हैं, बाकी सब में क्वालिफाई हो गए। तो हम क्या कहते हैं कि अब आपको 10% और लाना है एक में, जिससे आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो 30 आपके पास है, 10% और लाना है, तो जो और लाना है ये, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ओवरऑल एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि आपके पास जितना है उसके अलावा और कितना चाहिए ताकि आप रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाओ, उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब आया समझ में दोनों? इसको मैं ग्राफ से भी बताऊंगा आगे, कल जो नेक्स्ट स्टेप है लास्ट, उसमें ग्राफ के थ्रू बताया जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम मेरे ख्याल से हुआ है, इसको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे, फिर से रिज्वाइन करो, इससे ऑफ कर रहा हूं मैं।